गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सोनिया। वेलकम टू फिलर फॉर्म। आप सबका आज के सेशन में स्वागत है। आइए और आज हम अपनी पावर के बारे में जानेंगे, शक्ति क्या है उसके बारे में जानेंगे। ओके, आइए जल्दी से सभी लोग आते जाइए, जल्दी से आइए भाई। आपको अपनी शक्ति के बारे में पता है कि आप में पावर है? पता है आपको? नहीं है ना? अच्छा बताइए, किस किस को पता है? जिसको नहीं पता है तो उसके लिए आज का सेशन है, ठीक है। आइए जल्दी से आते जाइए सभी लोग। एक बार हाय हेलो बोल दीजिएगा, जिससे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, है ना। आ जाइए जल्दी से। ओके, हाय गुलनाज, गुड इवनिंग, कैसे हैं? अभी मिले थे, है ना, तो अच्छे ही होंगे आप लोग, है ना। चलिए, अच्छा है। पेपर नोट्स प्रॉपर आपको मिल ही रहे होंगे, है ना। और आपके जो भी नए फ्रेंड हैं उनसे बताइए कि अभी 30% ऑफ चल रहा है, 28 से 29 अप्रैल, ठीक है। तो जल्दी से कोर्स परचेज करें और उसमें अतुल 10 कूपन कोड लगाकर 10% और एक्स्ट्रा प्राप्त करेंगे। ओके, फिलर फॉर्म का कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ पावर, एलिट थ्योरी, अभिजात सिद्धांत, शक्ति का अभिजात सिद्धांत पढ़ेंगे आज हम लोग। चलिए एक बार थम्स अप दीजिए तो क्लास स्टार्ट करें कि 2 मिनट और वेट करते हैं। जो फर्स्ट पेपर की भी क्लास ओवर होगी उसके बाद कई और स्टूडेंट आएंगे, ज्वाइन करेंगे। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं, है ना। आते जाइए सभी लोग। चलिए आ गए सारे लोग, क्लास स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आज के सेशन में बहुत मजा आने वाला है। आपको पता चलेगा कि शक्ति कहाँ होती है, कौन कैसे यूज करता है। कुछ ही लोग पावर को यूज करते हैं, बकाए जनता में लोग कहते हैं कि जनता में शक्ति है। ऐसा कुछ है नहीं, ये सब भ्रांतियां हैं कि भाई शक्ति जनता में है। कुछ भी नहीं है शक्ति। जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम लोग अपने सेशन की ओर। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, ऑडियो वीडियो पीपीटी ऑल क्लियर, बताइए। ओके राम सिसोदिया।
जल्दी से चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले से थोड़ा अपनी भाषा में समझ लेते हैं क्या चीजें क्या नहीं है, तब हम लोग पढ़ेंगे किताबी रूप में, तब और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी समाज है, कोई भी कम्युनिटी है, तो उसके अंदर इस थ्योरी के अनुसार क्या है, इस थ्योरी में क्या कहते हैं, इटली के जो थिंकर हैं, इटालियन हैं, वो कहते हैं कि भाई पावर जो है ना वो कुछ ही लोगों के पास है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, उसमें जो कुछ लोग होंगे उन्हीं के पास पावर है, बकाया लोग उनका अनुसरण कर रहे होंगे। जैसे कि मान के चलिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपका एक ग्रुप होगा, आपके दोस्तों का एक ग्रुप होगा होगा अब पावर भी डिपेंड करती है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी, कभी कभी उसके शक्ति पर भी, ठीक। जैसे आपका कोई फ्रेंड का ग्रुप है, सारे लोग हैं, उसमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसकी बात सब लोग मान रहे होंगे। बताइए, होता है? तो पावर सब किसके पास है? एक व्यक्ति के पास है। वो जो कह देगा तो वही होगा होगा कि भाई वो कहेगा आज मूवी देखने चलना है, ये वाली देखेंगे, तो सारे लोग कहेंगे हाँ हाँ ठीक ठीक। तो पावर ना उसके पास है। होता है, अगर कोई छोटा व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व सही नहीं होगा, वो कह देगा कि ये मूवी देखने चलना है, वो कहेगा नहीं, तू जा, तेरे बस की बात नहीं है। ये होता है, ये होती है पावर। ऐसा ही पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कहते हैं कि भाई उसमें जो है शक्ति है, तो कुछ लीडर जो है उसमें, राजनीतिक दल है उसमें कुछ लीडर है उच्च श्रेणी पर, उन्हीं के पास पावर है, और बकाया उसके जो सदस्य हैं वो कुछ नहीं। जो डिसीजन लेते हैं बस दो चार लोग लेते हैं। जैसे मान के चलो आज बीजेपी में है, डिसीजन कहाँ से लेते हैं? चाहे छोटे स्तर पर राजनीति हो उनकी, चाहे बड़े स्तर पर राजनीति हो, तो राजनीतिक दल जो बीजेपी एनडीए है, वो कहाँ लेता है? कौन लेता है डिसीजन? उसकी हाई कमीशन लेती है डिसीजन, लेती है। ऐसा ही रहता है हर राजनीतिक दल में, ठीक है। एक और वो थ्योरी कहते हैं, एक थिंकर और है, थिंकर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि पावर जो है वो यहाँ से वहां घूमती रहती है, ठीक है। पावर ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन लॉ ऑफ पावर, लॉ ऑफ सर्कुलेशन पावर, है ना, लोहे तंत्र का नियम, आयरन लॉ, ओलिगार्की, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किसने क्या दिया है। तो वो कहते हैं पावर घूमती रहती है, कभी इसके पास, जैसे मान के चलो कभी इसके पास तो कभी इसके पास, कभी इसके पास तो कभी इसके पास, ठीक है। ये होगा। अगला एक और है, एक क्या है, कोई राज्य है, ठीक है, उसमें पावर ना लीडर के पास होती ना किसी के पास होती, जो एमएनसी कंपनी होती, मल्टीनेशनल कंपनी होती, उनके पास पावर रहती है। वो सरकार को जिस साइड ले जाने चाहे उस साइड जाएंगी सरकार। वो कहेंगे हमारे लिए ऐसे नियम लाइए, तो सरकार लाएगी। क्यों लाएगी? क्योंकि जो कंपनी है, एमएनसी है, उन्हीं से उनका देश चल रहा है ना। तो वो कहेंगे हमें ऐसे नियम चाहिए हमें अपने लिए। अगर नहीं बना रहे हो तो हम अपोजिट में जाएंगे, अपोजिट में जाएंगे तो आपका नुकसान होगा, राज्य होगा। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ बुक इम्पोर्टेंट है, थिंकर इम्पोर्टेंट है, और उनकी थ्योरी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने क्या दिया है। और कहीं कुछ नहीं समझना, जो हमने ये समझाया बस यही सिंपल सा, ठीक। लेक्चर हो सकता है बड़ा हो जाए, नहीं तो हम शॉर्ट में जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ बताओ, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए? गुलनाज, राम सिसोदिया, सोनिया, कोमल, योगी अनु, चोखा राम जी, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रशांत, यहाँ समझ में आया आप लोगों को? एक बार थम्स अप दीजिए जल्दी से। ओके, कोई डाउट नहीं है? ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, परिचय देख लेते हैं, जैसा हम आपको पहले ही इंट्रो करा चुके हैं, ठीक है। राज के उदार लोकतंत्र चरित्र पर सवाल उठाते हैं, कुलीन सिद्धांत के समर्थकों का दावा करते हैं किसी राज्य में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के भीतर हर संगठन में कुलीन का एक मजबूत तत्व मौजूद होता है। मतलब वही बात कह रहे हैं ये,
कोई राजनीतिक दल होगा तो उसमें कुछ कुलीन लोग होंगे, मतलब जो उच्च श्रेणी पर होंगे, जिनमें शक्ति होगी है पैसे में, या मान लीजिए पावर या बॉडी, जो भी मानो, तो पावर होगी कुछ लोगों में संगठन में, तो उन्हीं का तत्व मौजूद रहता है, तो वही सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक। कुलीन सिद्धांत राज का एक सिद्धांत है जो समकालीन समाज में शक्ति संबंधों का वर्णन करता है और व्याख्या करना चाहता है। ये बताते हैं ये लोग, कुलीन जो सिद्धांत है, ये कहते हैं कि शक्ति का वर्णन कैसे करते हैं कि समाज में ये बताते हैं किन के पास पावर है। असल में लोकतांत्रिक देश है लेकिन उसमें जनता के पास पावर नहीं है। ठीक है। बताते हैं वो कैसे, कि आपको लग रहा है प्रत्यक्ष रूप से जनता के पास पावर है, लेकिन नहीं है। कि आप वोट देते हैं तो वोट देने के बाद तभी तक आपके पास पावर है, सिर्फ जब आप वोट दे रहे हैं, उसके बाद आपके पास पावर है नहीं है। आपके नेता आपके चरण भी स्पर्श कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे वो वोट लेने के लिए। जब एक बार साल में ना, एक ही बार तो 5 साल में एक बार उनको पैर छूने, एक बार आपके पैर छुए और 5 साल उन्होंने आपके पैर खींचे। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। इसीलिए सोच समझ के वोट देना चाहिए। भाई आपके नगर पालिका में चुनाव हो रहे होंगे, तो सोच समझ के दीजिएगा। ठीक। सबसे अधिक शक्ति रखते हैं और यह शक्ति लोकतांत्रिक चुनावों से स्वतंत्र होती है। ठीक। आगे आते हैं। अब इनका दावा क्या है कि लोकतंत्र को ये लोग क्या कहते हैं। ठीक है। एलीट थ्योरी में जो संभ्रांत या अभिजात तंत्र की जो थ्योरी या सिद्धांत है, तो उसमें कहते हैं लोकतंत्र क्या है। ये लोग लोकतंत्र को मानते हैं कि बस ये झूठी अवधारणा है, लोकतंत्र वगैरह ऐसा कुछ है नहीं, बस सामने लगता है कि लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये काल्पनिक मूर्खता है। ठीक है, यूटोपियन पॉलिसी। ठीक है, यूटोपियन मतलब काल्पनिक, कि भाई यहाँ लोकतंत्र है और है बस, और कुछ है नहीं उसमें, लोकतंत्र के रूप से चल नहीं रहे हैं। आज आप देख लीजिएगा, अगर आप आज कोई मुद्दा उठाते हैं तो सरकार दबा देती है, तो किसके ऊपर है शक्ति, सरकार के पास है, नाम के लिए है लोकतंत्र। ठीक है। दूसरा कहते हैं, आप लोकतंत्र को अगर आदर्श रूप समझ रहे हैं, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था का, तो ऐसा है नहीं कि लोकतंत्र आदर्श रूप है। ठीक है, ये दो चीजें वो कहते हैं। आगे आते हैं, वो शक्ति का किस रूप में विश्लेषण करते हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दोनों आधारों पर विश्लेषण करते हैं कि भाई कैसे लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, समाज के आधार पर कहाँ शक्ति है, मनोविज्ञान के आधार पर कहाँ शक्ति है, कोई समाज या संगठन में कौन लोग डिसीजन लेते हैं, जो मस्तिष्क रूप से या माइंड से, उनका माइंड क्रिएटिव हो। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से डिसीजन लेते हैं, है ना। समाज में राजनीतिक दल कैसे डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। अब ये आते हैं इन चीजों का उद्भव कैसे हुआ, कि भाई विशिष्ट वर्ग का उद्भव कैसे हुआ, संभ्रांति शक्ति का उद्भव कैसे हुआ। उदय देख लेते हैं हम लोग यहाँ। देखो, जब समाज में कई लोग आएंगे, भाई अपने बुद्धिमान भी होंगे, कई लोग होंगे, नए नए धर्म आएंगे, धर्मों का उद्भव हुआ, तो हर धर्म अपना एक ना, देखो ऐसे समझते हैं, कोई भी धर्म है अपने आप को अच्छा कहेगा, कहेगा। हमने आपको उपनिवेशवाद में पढ़ाया था, कॉलोनी कॉलोनी ओ सॉरी यार, उपनिवेशवाद में पढ़ाया था हमने आपको, कॉलोनियलिज्म। ठीक है, उपनिवेशवाद में हमने पढ़ाया था आपको, सॉरी। ठीक, तो उसमें आपने क्या देखा था कि भाई क्या हो रहा था, नए नए जो अश्वेत लोग थे, सॉरी अश्वेत लोग थे, सॉरी अरे यार श्वेत लोग यार, आज सॉरी, जो श्वेत लोग थे, तो वो अपने आप को क्या मानते थे, अश्वेत लोगों के लिए कहते थे हम अश्वेत लोगों को सुधारने आए हैं, यही मानते थे। ठीक, वो अपने आप को उच्च बताते थे कि हम अच्छे हैं, और वो अपने अपना कब्जा सभी लोगों के ऊपर करना चाहते थे, यही था। तो ऐसा ही हर धर्म कहता है कि भाई अपने आप को सर्वोच्च, हर कोई हर जो कोई भी धर्म है अपने आप को सर्वोच्च मानता है। तो जब नए नए धर्म आए तो अपनी शक्ति का प्रभुत्व जमाने के लिए क्या करेंगे, पावर कहीं ना कहीं तो चलाएंगे ना अपनी, तो समाज के ऊपर। तो जब उन्होंने देखा कि एक धर्म में कहाँ पावर है, कहाँ क्या है, जो एलीट थ्योरी के थिंकर हैं, उन्होंने देखा कि कौन चीज समाज में या धर्म में कैसे पावर हो रही है, ठीक, कैसे हो रहा है, इन सब चीजों को देखा, अध्ययन किया। तो उदय कैसे हुआ, नए धर्म का उद्भव हुआ, सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, नई वैज्ञानिक खोजें हो रही थी। ठीक है, ये सारी चीजें।
यहां तक आया आपको समझ में? बताइए, एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ओके सोनिया, क्या रिपीट करना है सोनिया? आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली थी बट पता नहीं क्या हुआ। चलिए सोनिया, क्या रिपीट करना है? यही है, देखो अगर ये 3 पॉइंट रिपीट करना है तो इनमें ये है, सीधा सा सिंपल। भाई विशिष्ट समूह का उदय कैसे हुआ? मतलब देखो, कोई भी विचारधारा आती किसी अपोजिट में आती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ कहा है कि भाई इस चीज का जो एलीट थ्योरी है, इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, विशिष्ट वर्ग का उदय कैसे हुआ? तो भाई कोई भी विशिष्ट वर्ग है या आप हैं, आप अपने किसी के ऊपर आधिपत्य जमाएंगे। कब जमाएंगे? नॉर्मल कम जनसंख्या होगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, जब नए नए धर्मों का उद्भव होने लगा, भाई जैन आए, बौद्ध आए, कई और धर्म भी आए, इंग्लिश आए, ठीक है, क्रिश्चियन भी आए। ठीक, तो इन्होंने भाई अपना धर्म, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए हुआ था, तो अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहाँ कैसी शक्ति है। सिर्फ इनका ये याद रखना है कि एलीट थ्योरी के जो थिंकर हैं, इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि शक्ति कहाँ है, किस रूप में कार्य कर रही है शक्ति। ठीक है, नए धर्म का उद्भव हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुए और नए वैज्ञानिक खोज हुई, तब विशिष्ट समूह या एलीट थ्योरी या सम्भ्रांत सिद्धांत का उदय हुआ। ठीक है सोनिया, आया समझ में? बताइए सोनिया। ओके, अब देख लेते हैं, इटालियन स्कूल से कुछ थिंकर बिलोंग करते हैं जिन्हें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पूछ लेते हैं, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाता है, इटालियन स्कूल से कौन से थिंकर्स बिलोंग करते हैं या कौन से थिंकर आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पूछ लेते हैं, हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इनमें 4 थिंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, विल्फ्रेड पेरेटो, गोस्टा मॉस्का, ठीक है, रॉबर्ट मिशेल, और एक और हैं थिंकर, सीराइट मिल, सीराइट मिल। तो इन थिंकरों के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, एक बार थम्स अप दीजिए तो उसके बाद आगे बढ़े जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? कोमल, योगी अनु, गुलराज, सोनिया, समझ में आ रहा है? एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके गुड। देखिए, विल्फ्रेड पेरेटो के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी सबसे पहले बुक याद रखेंगे, माइंड एंड सोसाइटी, 1935 में लिखी है। ठीक है, इन्होंने इसमें अभिजात सिद्धांत का विश्लेषण किया है, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कैसे है अभिजात सिद्धांत, इसके बारे में इन्होंने इसमें चर्चा की है। इसे हम लोग डायग्राम से भी समझेंगे। ठीक है, देख लेते हैं पहले। पेरेटो ने अभिजात वर्ग की मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक श्रेष्ठता पर जोर दिया। जो अभिजात वर्ग मतलब छोटा सा वर्ग है, मतलब कुछ कुछ लोग जो शासन करते हैं, जो अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, उनकी श्रेष्ठता पर जोर दिया, उनके मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक क्षमता पर। यह विश्वास करते हुए कि वे किसी भी क्षेत्र में सबसे अधिक उपलब्धि हासिल की है, कि वे लोग कोई भी क्षेत्र है उसमें उपलब्धि हासिल की है, उस क्षेत्र के अच्छे ज्ञानी हैं। ठीक है, इसलिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और उनका लोग अनुसरण कर रहे हैं। 2 प्रकार के बताए, शासी अभिजाती और गैर शासी। ठीक है, जो शासन कर रहे हैं और जो शासन नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ देख लेते हैं कैसे समझते हैं। इनका याद रखेंगे, पूछ लेते हैं कभी कभी कि सर्कुलेशन ऑफ एलीट, ठीक है, ये किसने दिया? तो विल्फ्रेड पेरेटो। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें क्या समझाते हैं वो, कि समाज में लोग हैं, इनका शक्ति है, जो अभिजात वर्ग है इसमें कुछ लोग रहते हैं जो बुद्धिमान है,
मनोवैज्ञानिक ठीक है उनका। तो उन्हीं के बीच पावर घूमती रहती है, कभी इनके पास तो कभी इनके पास, कभी लोमड़ी के रूप में तो कभी शेर के रूप में, है ना। ये चीजें ये बताते हैं इसमें, ठीक है। मतलब पावर एक लूप बंद में रहती है, जो शक्ति है वो एक किसमें रहती है, लूप में रहती है, बस इन्हीं दोनों के बीच रहेगी वो शक्ति, ठीक है। आया समझ में? बताइए। इसे लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिड भी कहते हैं, ठीक है। पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक। बताइए यहाँ किसी को कोई दिक्कत? अब इस ये थिंकर पता क्या करते हैं, शास्त्रीय जो वो था क्लासिकल लोकतंत्र डेमोक्रेसी को नकार देते हैं, ठीक है। क्लासिकल डेमोक्रेसी थ्योरी को खारिज कर देते हैं, मतलब नकार देते हैं, ठीक है। इतना यहाँ याद रखना है, इनकी बुक याद रखनी है हमको, ठीक है। और देखो वो पढ़ा हुआ अपने मैकियावेली जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लाइन फॉक्स बताते हैं, मतलब क्या है, शेर जैसा आक्रमण, लोमड़ी जैसे चतुर, ठीक। उस रूप में ये लोग अपना शासन करते हैं, लायन एंड फॉक्स। इसीलिए ये डायग्राम हमने आपको लगाया कि ये जो पावर है ना वो एक ही लूप में काम करती है, इन्हीं दो लोगों के बीच रहेगी, कभी ये शासन करेगा तो कभी ये शासन करेगा, ठीक है। ये समझ में आया? बताइए यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, चलिए। उन्होंने इस विचार का भी विस्तार किया कि एक पूरे अभिजात वर्ग को एक नए द्वारा प्रस्तावित किया जा सकता है और कैसे कोई अभिजात वर्ग से गैर अभिजात वर्ग में परिचालित हो सकता है। अर्थात उन्होंने संभ्रांतों के संचालन के कानून को सामने रखा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि कोई भी राजनीतिक शासन प्रणाली नहीं हो सकती, स्थायी या स्थिर नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी राजनीतिक प्रणाली शासन नहीं कर सकती, एक ही शासन प्रणाली नहीं करेगी। जब दो पार्टी हैं तो कभी यहाँ आएगी पावर तो कभी यहाँ आएगी, ये पावर घूमती रहेगी इन्हीं दोनों के बीच। अगर हम लोग इस रूप में देखें कि पार्टी के रूप में देखें, वो तो हमने एग्जाम्पल के रूप में समझाया आपको। अब इसे आप व्यवहारिक रूप में ऐसे देखेंगे, जब कोई भी राज्य में राजनीतिक दल है तो राजनीतिक दल जितने भी हैं उन्हीं के बीच में पावर घूम रही है, कभी इनके पास तो कभी इनके पास, कभी इनके पास तो कभी इनके पास। जनता के पास असल में कोई पावर है ही नहीं, है ना। ये बात कहते हैं, इसलिए इन्होंने शास्त्रीय उसका खारिज कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, बहुसंख्यक को शासित, मतलब एक समाज में एक अल्पसंख्यक के बीच विभाजित है और जो शासन करता है बहुसंख्यक को शासित। मतलब इसका ये हुआ, कुछ अल्पसंख्यक लोग हैं, वही अल्पसंख्यक लोग जो राजनीतिक दल में है, मतलब कुछ ही लोग तो है राजनीतिक दल में, ठीक है। उन्होंने क्या बोल दिया, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज। वो लोग हैं, वो बहुसंख्यक जनता पर राज्य करते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग हमको उल्लू बना रहे हैं और चकमा दे रहे हैं, ठीक है। बस यहाँ यही हमको समझना है। यहाँ याद रखेंगे थ्योरी किसने दी, थिंकर का नाम माइंड एंड सोसाइटी, विल्फ्रेड पेरेटो की बुक है। सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी दी, लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट, ठीक है। इन दोनों रूप में आप लोग याद रखेंगे, सिर्फ छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना और कुछ नहीं रखना, ठीक है। बताइए यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? अब गोस्टोनो मॉस्का के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इनकी बुक का नाम याद रखेंगे, द रूलिंग क्लास, 1939, ठीक है। इसमें ये क्या कहते हैं, अभिजात वर्ग के सिद्धांत का विश्लेषण ये भी करते हैं, ठीक है, द रूलिंग क्लास। तो ये क्या है, इन्होंने अभिजात वर्ग के सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताओं पर जोर दिया। उन्होंने कुलीन एक संगठित अल्पसंख्यक है और जनता एक असंगठित है, ठीक है। आगे हम लोग इसे समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अभी। शासक वर्ग, शासक अभिजात वर्ग और उप अभिजात वर्ग से बना है, ठीक है। दुनिया में दो समूहों में बटा है, एक राजनीतिक वर्ग और एक गैर राजनीतिक वर्ग। यह कार्यकर्ताओं के अपेक्षाकृत छोटे समूहों में संदर्भित है, जो राजनीति के अत्यधिक जागरूक और सक्रिय है,
और जिनमें राष्ट्रीय नेतृत्व काफी हद तक तैयार है। तो इनका मतलब क्या है, देखो ये कहते हैं जो रूलिंग क्लास है ना, जो शासन कर रही है, सरकार है, तो ये लोग संगठित हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जो जनता है, मैं आप बताइए जनता के रूप में आप लोग क्या संगठित हैं, या कोई भी संगठित है जनता में? नहीं है। अगर कोई मुद्दा होता है तो कुछ एक तरफ होंगे, कुछ एक तरफ होंगे। अगर जनता की भलाई का भी मुद्दा होगा तो कोई अपोजिट में होगा, कोई पॉजिटिव में होगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव निश्चित होगा। ये जनता में कि जनता संगठित नहीं है। और यहाँ बताते हैं कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो शासन कर रहा है, वो संगठित है। क्यों संगठित है? वो समझ रहा है कि भाई पावर का यूज करना है, मैं संगठित है, ठीक है। और जनता अगर संगठित हो जाए जनता, तो जनता के पास पावर है। सिर्फ मेन कारण यही बनता है कि जनता असंगठित है, इसलिए जनता के हाथ में कभी पावर है ही नहीं, ठीक। ये समझते हैं। ये दो दुनिया को दो समूह में बांटते हैं। राजनीतिक वर्ग जो राजनीति में एक्टिव है, उसमें कार्यकर्ता के रूप में एक्टिव है, जागरूक है, ठीक है, उन लोगों के। और जो गैर राजनीतिक, जिनको कोई मतलब नहीं है राजनीति से, ठीक। तो जनता के दो रूप बताए हैं भाई, दुनिया में दो समूह है। कुछ जनता ऐसी है जो राजनीति में संगठित है, समझती है, कुछ नहीं है। अगर सब लोग समझने लगे तो पावर जनता के पास होगी, ठीक है। ओके, हाँ, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। ओके, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ याद रखेंगे, यहाँ इनकी बुक याद रखेंगे, ठीक है। द रूलिंग क्लास। मॉस्का का दावा है अभिजात वर्ग के पास बौद्धिक नैतिक सामग्री श्रेष्ठता है। मॉस्का का तर्क है इतिहास में हमेशा एक प्रकार की सरकार रहा है, यानी कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र को बताते हैं कि यही सरकार के रूप में है, ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं। मॉस्का ने आधुनिक अभिजात वर्ग को उनके बेहतर संगठनात्मक और कौशल के रूप में परिभाषित किया। वो कहते हैं कि जो कुलीन तंत्र है या अभिजात वर्ग है, वो संगठित है और जनता असंगठित है, ठीक है। नौकरशाही समाज में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में विशेष रूप में उपयोगी है, ठीक। जो संगठित भी है, और वो किस रूप में वो ब्यूरोक्रेटिक समाज में वही अपने में पावर रखते हैं। कैसे रखते हैं आगे हम लोग समझेंगे इसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, तो बौद्धिक क्षमता अच्छी है, नैतिक भी है, पावर उसी के पास होगी ना, वो समझा देगा आपको कैसे क्या होता है, तो वो अपनी पावर का यूज कर रहा है आपके ऊपर। चलिए, आगे आते हैं रॉबर्ट मिशेल। इनकी आप बुक याद रखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज 1911, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, लोहे तंत्र का नियम या कुलीन तंत्र के लोहे नियम, इसे याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, ठीक है, पूछ लेंगे। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसने दिया? तो रॉबर्ट मिशेल ने। पॉलिटिकल पार्टी किसकी बुक है? रॉबर्ट मिशेल की। दो चीजें यहाँ से याद रखें, ठीक है। ओके, इनके में आते हैं, ये क्या कहते हैं, उनका दावा है सामाजिक और राजनीतिक संगठन कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है। वही बात ये कहते हैं कि राजनीतिक दल है कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है, इन्हीं के नियम चलते हैं, ठीक। कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल है, इन्हीं के नियम चलते हैं सब कुछ, है ना। यह दावा करता है कि एक कुलीन या कुलीन तंत्र द्वारा शासन किसी भी लोकतांत्रिक संगठन के भीतर लोहे कानून के रूप में है। मतलब एक व्यक्ति डिसीजन लेगा जिसकी जो पावरफुल होगा, ठीक है। मिशेल के सिद्धांत में कहा गया है कि सभी जटिल संगठन, चाहे वे कैसे भी हों, चाहे वे लोकतंत्र हो या अल्पतंत्र हो या कोई भी हो, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैसा भी संगठन हो, अगर आपके दोस्तों का ग्रुप भी है तो उसमें एक ही के नियम, वो कुछ भी कहे उसकी बात आपको सत्य ही माननी पड़ेगी, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा है, वो पावरफुल है इस वजह से। इसीलिए मिशेल भी कहते हैं, रॉबर्ट मिशेल भी कहते हैं कि भाई संगठन कैसे भी हो, उनमें से कुछ ही लोगों के पास शक्ति रहती है, ठीक है, उन्हीं का वो चलता है भाई, उन्हीं का डंका बजता है, ठीक। आगे बढ़े, एक बार थम्स अप दीजिए। यहाँ किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी से। कोमल, सोनिया, गुलनाज, प्रशांत, चोखा राम जी,
नहीं है ना। जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़े। क्या बात है, समझ में नहीं आया क्या? कोमल, सोनिया, गुलनाज, समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई पॉइंट रिपीट तो नहीं करना है। जल्दी से बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। उनके अनुसार सभी संगठन अंततः कुलीन वर्ग या नेतृत्व वर्ग द्वारा चलाए जाते हैं। वही बात कहते हैं, कुछ लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं, कोई भी संगठन हो, चाहे आपके दोस्तों का समूह भी हो। इस प्रकार उनका कहना है प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य है, अर्थात कुलीन शासन को समाप्त करना असंभव है। अभिजात वर्ग या अल्पतंत्र का शासन अपरिहार्य परम आवश्यक है। मतलब क्या हुआ? आप किसी भी ग्रुप में इस चीज को समाप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कोई ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है, कोई भी संगठन है, उसमें आप मना ही नहीं कर पाएंगे। सभी लोगों की एक बार में बात मानी नहीं जाएगी। अंत में एक लोग जो कहेगा उसकी बात मानी जाएगी, उसी पे सारे लोग एग्री हो जाएंगे। ये चीज है, ठीक है। तो इस चीज को वो कहते हैं समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये और एक शासन के लिए अर्थतंत्र का शासन आवश्यक है, परम आवश्यक, अपरिहार्य है, ठीक है। मिशेल इटली जाने के बाद बैटन मोस्ली और फासिस्ट पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि उनका मानना था कि यह आधुनिक समाजों का एक अलग वैध कदम है। फासिस्ट मुसोलिनी ये क्या कहते हैं भाई, राज्य के लिए सब कुछ राज्य में, राज्य से कुछ बड़का नहीं है ना, ये सारी चीजें। अब आते हैं सी राइट मिल के बारे में, देखते हैं सी राइट मिल क्या कहते हैं। इनकी बुक सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, पावर एलिट्स। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार 2021 में क्वेश्चन बना है यहाँ से। चारों थिंकर की बुक नाम दे दिए, यहाँ बुक दे दी, मैच कर दो, बता दिए, ठीक है। ये पूछा था, और जैसे ही आपने ये यहाँ पढ़ा है, तुरंत से यहाँ से देखो, शॉर्ट नोट बनाने का तरीका यही है। सी राइट में बुक कौन सी लिखी, थ्योरी क्या थी, खत्म, शॉर्ट नोट बन गया। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, और कुछ है ही नहीं इसमें मेरा। ओनली आपको फैक्ट याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। बस थोड़ा पावर के बारे में जान लीजिएगा एकदम। अगर देखा जाए यहाँ से शॉर्ट नोट बनाए, 2 लाइन से ज्यादा तीसरी लाइन में कुछ लिखना नहीं है इनके बारे में। एक बुक का नाम लिखेंगे 1956 1956 में लिखा, सी राइट मिलने, ठीक। ये कहते हैं पावर एलिट, ठीक। अभिजात अभिजात सिद्धांत या संभ्रांत सिद्धांत को शक्ति समूहों, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य की त्रिमूर्ति के रूप में कहते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशिष्ट, हालांकि एकीकृत संचालित निकाय नहीं है। वह उन्नत औद्योगिक समाजों में लोकतंत्र के ह्रास के बारे में बात करते हैं, जिसमें आमतौर पर निर्वाचित प्रतिनिधि की सीमाओं के बाहर है। इसका मतलब क्या है? पावर एलिट, अभिजात तंत्र, ठीक है, या फिर जिसके पास शक्ति है, इनका मतलब ये है कि भाई एमएनसी, जैसे हम डायग्राम से समझेंगे, ये जो पावर है ना, जैसे अमेरिका में क्या है आप बताइए, पावर किसके हाथ में? कुछ प्राइवेट कंपनी है, एमएनसी है, सेना के पास है, कुछ लोग हैं, बिजनेसमैन है, इनके पास शक्ति है, असल में जनता के पास नहीं है। यही लोग देश चला रहे हैं, ठीक है। आइए हम डायग्राम से समझते हैं। ये उन्होंने बताया अमेरिका के बारे में, ठीक। वो कहते हैं पावर एलिट सिर्फ ये 3 लोग। कौन है पावर एलिट? सीनियर पॉलिटिकल लीडर, जो लीडर है, वहां के नेता है, उनके पास शक्ति है। अगर ये हटा तो दुर्घटना घटी। मिलिट्री एलिट, सीनियर मिलिट्री ऑफिसर, अगर ये लोग हटे तो दुर्घटना घटी। कॉर्पोरेट एलिट, सीईओ, कंपनी प्रेसिडेंट, मेजर, शेयर होल्डर, ये लोग हटे तो व्यवस्थाएं सब घटी, है ना। तो इसलिए शक्ति सबके पास है यहाँ। अगर कोई अपना कदम हटा रहा है तो उससे व्यवस्थाएं सब डगमगा रही हैं, है ना। तो अमेरिका में ऐसा ही सिस्टम, जब कोई कंपनी बड़ी होगी वो हट जाएगी तो अमेरिका क्या होगा? अमेरिका है क्या भाई? वो कच्चा माल तो उगाता नहीं है, कच्चा माल तो करता नहीं है। आपको हमने बताया था सिस्टम थ्योरी में, डेवलपमेंट थ्योरी में बताया था कि कच्चा माल कहाँ से लेते हैं ये लोग? लेते हैं पेरी पेरी कंट्री से, ठीक। ये चीजें हैं यहाँ अमेरिका का, ये सिस्टम।
कि शक्ति किसके पास है? मिलिट्री के पास है, पॉलिटिकल लीडर के पास है, कॉर्पोरेट के पास है। ठीक है, ये आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं जी विलियम डॉमहफ को। ठीक, इनकी बुक याद रखेंगे, हु रूल्स अमेरिका 1967। तो इसमें ये कहते हैं अमेरिका में राज्य कौन कर रहा है। अमेरिका में राज्य कौन कर रहा है? पता नहीं एमएनसीज कर रही हैं कि कोई बढ़िया कॉर्पोरेट वाला सीईओ कर रहा है ना, या लीडर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं अमेरिका को रूल कौन कर रहा है, अमेरिका में शासन कौन कर रहा है। ये इस बुक में ये चर्चा करते हैं कि भाई अमेरिका में शक्ति का संचालन कौन कर रहा है, इसके बारे में ये चर्चा करते हैं। आइए यहाँ समझते हैं। डॉमहॉफ ने स्थानीय और राष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में नेटवर्क पर शोध किया। भाई राष्ट्रीय निर्णय कौन ले रहा है, ये नहीं कि लीडर ने जो कहा वही सही है। लीडर का निर्णय, कंपनी के जो भी है एमएनसी कंपनी है, उनके सीईओ देखेंगे कि ये निर्णय हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। अगर वो नुकसान पहुंचाता है तो तुरंत वो सीईओ करेगा या शेयर होल्डर कहेगा कि भाई ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है और मुझे नुकसान होगा तो आपको भी नुकसान होगा। तो वहां क्या है, एक नेटवर्क शोध उन्होंने किया जिसमें पता किया कि भाई कैसे निर्णय ले रहे हैं ये राष्ट्रीय। ये नहीं कि नेता ने जो कह दिया वो हो गया, है ना, क्योंकि वहां से बाहर की कंपनियां आई हैं, सबको देख के चलना पड़ता है। अगर कोई अस्त व्यस्त हुआ, अमेरिका अस्त व्यस्त हुआ। ठीक है, अमेरिका में शक्ति संरचना को चित्रित करने की मांग कर रहा था। उनका दावा है कि एक सम्भ्रांत वर्ग जो बड़ी आय उत्पादक संपत्तियों, बैंक और निगमों या मालिकों और उनका प्रबंधन करता है, राजनीतिक और आर्थिक रूप से अमेरिकी शक्ति के संरचना पर हावी। मतलब कोई कॉर्पोरेट है, बैंक है, तो ये सारी चीजें अमेरिका को चला रही है सब मिलकर। ये नहीं कि अमेरिका एक ही लोग रूल कर रहा है। ठीक है, यहाँ सबको आया समझ में? एक बार थम्स अप दीजिए। कोमल, सोनिया, गुलनाज, प्रशांत या प्रकाश। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? थम्स अप दीजिए एक बार। सोनिया, कोमल, गुलनाज, आप लोगों को नहीं आ रहा है समझ में? ओके गुड सोनिया। अब ये समझाते हैं भाई अमेरिका रूल कौन कर रहा है, हु रूल्स अमेरिका। अमेरिका में शासन कौन कर रहा है, ये भी वही बात कहते हैं। सीईओ कर रहे हैं, बॉर्डर ऑफ ट्रस्टी, ठीक है, एक्सपर्ट्स लोग कर रहे हैं, सोशलिस्ट समाजवादी भी कर रहे हैं, सोशल अपर क्लास है, ये कॉर्पोरेट कम्युनिटी है, ये पॉलिसी प्लानिंग, ठीक है, पॉलिसी प्लानिंग नेटवर्क, ये लोग अमेरिका में शासन कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई हटा तो दुर्घटना घटी। वही बात ये कहते हैं। ठीक है, ये समझाते हैं, नेटवर्क अध्ययन से समझाते हैं कि भाई अमेरिका में रूल कौन कर रहा है। सारे एक दूसरे पे ओवरलैपिंग ग्रुप है। ठीक है, सब एक दूसरे में सामंजस्य और राज्य कर रहे हैं। ठीक है, शक्ति अपनी यूज कर रहे हैं। आगे बढ़े। अब आते हैं जेम्स बर्नहम। जेम्स बर्नहम क्या कहते हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। द मैनेजरियल रेवोल्यूशन 1941। ठीक है, तो इनका कहना ये है, इनकी ये बुक याद रखेंगे हम लोग। ये कहते हैं नियंत्रण और स्वामित्व के संबंध में राजनीतिक प्रतिनिधित्व या व्यवसाय की बजाय वास्तविक कार्यात्मक शक्ति प्रबंधकों के हाथ में कैसे है। ये कहते हैं भाई शक्ति किनके हाथों में, ये देखिए, ये इन्हें आप जानते हैं, ये कौन है बताइए? मार्क जकरबर्ग की, जकरबर्ग है ना क्या नाम है इनका, जकरबर्ग। ठीक है, फेसबुक के जनक हैं या सीईओ हैं, जो भी कहें। ठीक, तो डिसीजन कहीं ना कहीं इन पे भी। अभी देखो कुछ समय पहले इन्होंने क्या कहा था, मेटा में जो एम्प्लॉय नियुक्त किए थे उनको सबको हटा दिया, उथल पुथल हुई ना कॉर्पोरेट में, तो वहां की देश पर भी इफेक्ट पड़ता है। एक मैनेजरियल रेवोल्यूशन मतलब प्रबंधकीय क्रांति कैसे मचा सकते हैं ये लोग, तो कहीं ना कहीं पावर इनके में हाथ में भी है
है ना। अगर ये कुछ करेंगे तो वहां की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, वो भी तो देखा जाए। तो ये कहते हैं राजनीतिक प्रतिनिधि या व्यवसायी की बजाय वास्तविक कार्यात्मक शक्ति जो है वो प्रबंधकों के हाथ में कैसे, इस चीज का अध्ययन करते हैं कि इनके हाथ में शक्ति कैसे है। ठीक है, आया समझ में? बताइए। आगे बढ़े। अब आते हैं रॉबर्ट डी पुटनम। रॉबर्ट डी पुटनम की आप लोग बुक याद रखेंगे, बॉगलिंग अलोन, द कोलैप्स एंड रिवाइवल द अमेरिकन कम्युनिटी। 2000 2000 में ये प्रकाशित हुई इनकी बुक। ओके, यहाँ ये कहते हैं अमेरिका में सामाजिक पूंजी के संकट के बारे में बात करते हैं इस बुक में। ठीक है, ओके। उनका तर्क है अमेरिकियों को अब किसी एक से एक सामाजिक संपर्क, बहस या विचार विमर्श की में कोई दिलचस्पी नहीं है जो उस बिंदु पर अमेरिकी जीवन और उसके सामाजिक ताने बाने को समृद्ध करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। मतलब क्या है इसका? वो कहते हैं अमेरिका में क्या है, अब लोगों को आपस में क्या है, आपस में संपर्क करने की या बहस करने की कोई दिलचस्पी है ही नहीं। पहले क्या होता था, कैफे होते थे, लोग आपस में बात करते थे, डिसीजन लेते थे कि भाई सरकार के पास क्या होना चाहिए, सरकार कैसी शक्ति यूज कर रही है। अब लोगों के पास कोई वो है ही नहीं, लोग पास में बैठते ही नहीं, है ना। लोग सिर्फ अब वन डायमेंशनल हो गए हैं। जब हम लोग 9 मार्क्स बाद में थिंकर को पढ़ेंगे, हर्बर्ट मार्क्यूस, हैबरमास, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तब ये बताएंगे कैसे समाज चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया भाई, जैसे कॉफी कैफे होते हैं तो इन सबको बंद कर दिया। जो लोग बैठना ही, ऑल चीजें अगर देखी जाए मॉडर्न में, हर चीज डिलीवर होने लगी, तो लोगों को अब बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। लोग आपस में बैठते नहीं है तो बातें नहीं होती, जब बातें नहीं होंगी तो डिसीजन कोई भी कैसा लेता रहे। लोगों की अब दिलचस्पी ही नहीं है आपस में बात करने की कि सरकार क्या कर रही है। तो इस चीज के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका कैसे कोलैप्स एंड कैसे कर रही है। ठीक है, इस चीज के बारे में ये बात करते हैं कि अमेरिका में सामाजिक पूंजी के संकट के बारे में बात करते हैं, कैसे है पूंजी, कहाँ क्या है, इकोनॉमी क्या है क्या नहीं। ठीक है, पुटनम नागरिकों की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी में गिरावट की बात करते हैं, जिसने बदले में राज्य की लोकतांत्रिक विशेषता को गंभीर रूप से प्रभावित किया। वही बात कहते हैं, लोग अब दिलचस्पी ले ही नहीं रहे बात करने के लिए, राजनीति में भागीदारी ले ही नहीं रहे, वो अपने काम में व्यस्त हो चुके हैं। जिससे क्या है, राज्य की लोकतांत्रिक दर या राज्य की लोकतांत्रिक विशेषता डाउन होती जा रही है, एकदम नीचे घुसती जा रही है। उससे कोई मतलब नहीं है, लोगों को कोई मतलब नहीं है राजनीति से। ठीक है, वह बढ़ते अविश्वास के कारण या लोगों का जो अविश्वास है जनता उसके सरकार के प्रति, राजनीतिक दल के प्रति, वो बढ़ता जा रहा है। जनता जो है वो सरकार पे विश्वास नहीं कर पा रही है, पता नहीं सरकार कब क्या करे, है ना। ये चीजें हैं, गेंदबाजी का उदाहरण देते हैं, कब पता नहीं कौन सी गेंद कैसी आ जाए। ठीक है, इस चीज के बारे में ये कहते हैं। यहाँ बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट और है ये, थॉमस आर डे। थॉमस आर डे की टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग, ये याद रखेंगे, 2001 में लिखी गई है। तो इसमें क्या कहते हैं, लोगों की मांग का परिणाम नहीं है। मतलब क्या है, सार्वजनिक जो पॉलिसी है, जो पब्लिक पॉलिसी है, लोगों की मांग का परिणाम नहीं है, बल्कि वाशिंगटन डीसी में मिले कुलीन सहमति से गैर लाभकारी नीति, थिंक टैंक, विशेष रुचि समूह, प्रमुख पैरवी और कानूनी फर्म है। मतलब क्या है इसका, जो पब्लिक पॉलिसी बनाई जा रही है वो जनता ने नहीं मांगी है, जनता के लिए है ही नहीं, लोगों की मांग नहीं है। सिर्फ उस समाज में, कम्युनिटी में, राज्य में कुछ लोग हैं, कुलीन समूह हैं, रुचि समूह हैं, कुछ थिंक टैंक है, उनकी मांग है, और वही पॉलिसी जनता पर अप्लाई कर दी जा रही है। जो जनता मांग रही है उसकी सुनी ही नहीं जा रही है। इस चीज के बारे में ये यहाँ अध्ययन करते हैं। तो इनकी बुक आप लोग याद रखेंगे, किस सन में लिखी और ये किसका
किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो अमेरिका में सार्वजनिक नीति में लोगों की मांग का परिणाम। ठीक है, मतलब क्या है, पब्लिक पॉलिसी में लोगों की मांग का परिणाम देखते हैं कि लोगों की मांग डाउन होती जा रही है, तो उनकी जो मांगे हैं नहीं, वो कुछ लोगों की मांगे उन्हीं को सभी लोगों पर थोप दिया जा रहा है। मतलब जो लोग पावर में हैं उनकी मांग पूरी करी जा रही है और जो दबे कुचले हैं उनका शोषण किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अब हम लोग आते हैं आगे। एक बार थम्स अप दीजिए और बताइए, सोनिया, कोमल, अनु, राम सिसोदिया, आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं है ना? ओके कोमल, गुड। अब यहाँ कुछ नोट कर लेते हैं कि इनमें से सर क्वेश्चन कैसे बनते हैं या क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा है ना। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा आप, थिंकर का नाम, ठीक है, और थिंकर की थ्योरी। बस ये दो चीजें आप लोग याद रख लेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ना भाई। यहाँ से लेक्चर बड़ा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें से आपको कुछ मेन पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाए वो याद करने हैं और कुछ नहीं करना। ठीक है, लास्ट वाले थॉमस आर्डे, इनका कुछ नहीं, ये कहते हैं जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है, उसमें जनता की मांग नहीं है, बल्कि कुछ लोग हैं, कुलीन लोग हैं, ठीक है सोनिया, कुलीन लोग हैं, उन्हीं की मांग है, उन्हीं के बारे में सरकार सोच रही है और उन्हीं की मांगों को पूरी कर रही है। जनता के ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। असल में जो शक्ति है वो कुलीन के पास है, उन्हीं के अनुसार पॉलिसी बन रही है। इनकी बुक का नाम रखेंगे यार, टॉप डाउन पॉलिसी। ठीक है, टॉप डाउन पॉलिसी मेकिंग। कब लिखी? 2001 में लिखी। ठीक है, इतनी चीज याद रखना है। नहीं नहीं गुलनाज, मेरी बात पूरी सुनो। देखो, पहले मैंने क्या कहा, यहाँ देखो, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे थिंकर का नाम। शॉर्ट नोट जब बनाएंगे तो आप बढ़िया आराम से डालिएगा स्ट्रक्चर ऑफ पावर, वहां लिखिए थिंकर, एक तरफ थिंकर, थिंकर का नाम होगा, थिंकर की बुक होगी, यहाँ थ्योरी होगी। बस दो तीन थिंकर ने थ्योरी दी है, बस सर्कुलेशन ऑफ पावर और एक आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, दो थ्योरी है। ये चीजें हम लोग याद रखेंगे और कुछ भी आपको यहाँ याद नहीं करना। ठीक है, और बताइए, और किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। देखो, सबसे पहले हम लोगों को कोई भी हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें थिंकर का नाम और थिंकर ने अगर थ्योरी दी है तो थ्योरी का नाम, ये चीजें याद रखेंगे। ठीक है, हाँ गुलनाज, डाउट आपका क्लियर हुआ? सोनिया, सॉरी, सोनिया, आपका डाउट क्लियर हुआ? बताइए। हो गया ना? अब एक दो बुक और लिख लीजिएगा जिन्हें आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, यस सोनिया, ओके ठीक है। एक बुक है, इंपोर्टेंट है, जोसेफ शुम्पीटर की। ठीक है, जोसेफ, ठीक है, इनकी बुक लिखेंगे आप, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी।
1947। ठीक है, ये बुक नोट कर लीजिएगा। देखो इस बुक में ये क्या कहते हैं, बुक नोट कर लिए आप लोग। इस बुक में और थोड़ा नोट करिएगा कि इस बुक में ये क्या कहते हैं। थिंकर का नाम और बुक हो गई ना। इसमें कहते हैं लोकतंत्र में निर्णय नेता द्वारा लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी में जो निर्णय है वो सिर्फ नेता द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, और अगला कहते हैं कि नेताओं के मध्य वोट प्राप्त करने के लिए, जो नेता होते हैं ना आपस में जब वोट प्राप्त करते हैं तो उनके लिए क्या होता है, खुली ओपन कंपटीशन, खुली प्रतिस्पर्धा। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और बताइए, एंथनी डाउन्स की और लिख लीजिएगा एक बुक। एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी 1957। ठीक है, और बताइए। अब एक और थिंकर है रॉबर्ट डहल, उनकी भी बुक लिखिएगा। 3 बुक है उनकी, हो सकता है पूछ लें, लेकिन हम लोग अपनी पहले तैयारी करके चलेंगे। पूछ भी लें तो अच्छा है, नहीं पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। रॉबर्ट डहल पहली बुक लिखेंगे, पॉलीआर्की, बहुतंत्र दिया है इन्होंने। इसे क्या है, पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन 1972। 1972। ओके, अगली लिखेंगे अ प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956। और लास्ट बुक इनकी है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्राइसिस, क्रिटिक्स, आलोचना 1989। ठीक है, ये तीनों बुक इनकी याद रखेंगे आप लोग। यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए। बुक नोट कर लिए आप लोग। लास्ट बुक का डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स 1989। ओके सोनिया, बुक का सन यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिख लो यहाँ। ठीक है, हो सकता है पूछ ले, तो इसलिए नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस थिंकर की 3 बुक है, सिक्वेंस में लगाने के लिए हो सकता है कह दे। ठीक है, हाँ, अब किसी का कोई डाउट हो, कुछ चीज रिपीट करनी हो तो बताइए।
समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा टॉपिक था, शॉर्ट में समझ लिए, ये मान लीजिएगा। अच्छा, मॉर्निंग बताइए कितने बजे क्लास लें? हमने 8:30 का शेड्यूल कर दिया है, ठीक है? ए सॉरी, सुबह 6:30 का कर दिया है हमने, 6:30 का। ये रेजर कर दें, सभी ने बुक नोट कर ली है? एक बार थम्स अप दें तो ये बुक हटा दें हम, जल्दी से बताइए। चलिए हटा दें। सुबह मैंने एक क्लास लगाई है 6:30, 6:30 AM। तो इस क्लास में कोई टाइम चेंज करना है कि नहीं करना है बताइए? कल फ्राइडे है, इस वजह से ये क्लास है। इसमें हम लोग एम एन राय के बारे में पढ़ेंगे। नोट्स हमने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिए हैं, तो उन्हें एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, कम से कम डाउनलोड तो कर ही लेना। तो इसमें कुछ टाइम चेंज करना है कि बढ़िया रहे, फिक्स है? ओके, कोई बात नहीं सोनिया, टाइम चेंज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सुबह फिर रख दें क्लास, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना, है ना? ओके कोमल, लेकिन क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एम एन राय, अब लोहिया, हम जितने भी अब थिंकर पढ़ेंगे उनसे क्वेश्चन बने हैं, और उनको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। सोनिया, अगर आप कल नहीं ले सकती क्लास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कल की क्लास में? चलिए तो फिर ठीक है। और याद रखिएगा, आज शायद आप लोगों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्विज अपलोड हो गए होंगे, ठीक है? तो उन्हें लगाइए, उनमें जो भी डाउट हो आप मुझे बताइएगा। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था, उस पर आप डाउट अपने पूछिएगा कभी भी, ठीक? और नहीं तो आप इसमें डाउट सेशन होगा ऐप पर, तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ओके, जो भी न्यू स्टूडेंट है ध्यान दें, ठीक है? बस सोनिया, इतना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको एक्स्ट्रा, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ पावर, शक्ति की संरचना, इतना ही पढ़ लो, बहुत है। एग्जाम के हिसाब से इनफ है। चलिए, मेरे तरफ से क्लास ओवर है, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और पढ़ते रहिएगा।